हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लिमिटेशन का चैप्टर्स फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी है उसी में डेफिनेशन पार्ट है जो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 है, उसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं इस एक्ट से रिलेटेड। तो कितनी डेफिनेशंस हैं? टोटल ए से लेकर एन तक की डेफिनेशंस इसके अंदर दी गई हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है 2A के अंदर वो है एप्लीकेंट। घबराने वाली बात नहीं है, इनको हम डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक सिर्फ ओवरव्यू है कि कौन कौन सी डेफिनेशंस कौन कौन से सेक्शंस के अंदर दे रखी हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दे रखी है वो है एप्लीकेंट की, जो कि सेक्शन 2A के अंदर है। दूसरी जो डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है वो है एप्लीकेशन, जो कि 2B के अंदर दे रखी है। और तीसरी डेफिनेशन है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि 2C के अंदर दे रखी है। और फोर्थ है बॉन्ड, जो कि 2D के अंदर दे रखी है। फिर आती है डिफेंडेंट 2E के अंदर, और ईजमेंट 2F के अंदर, और फॉरेन कंट्री 2G के अंदर। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो है जो डेफिनेशंस दे रखी हैं वो बहुत ही इजी वे में लर्न की जा सकती हैं। जैसे 2A के अंदर एप्लीकेंट हो गया, 2B के अंदर एप्लीकेशन होगी, 2C एक्सचेंज। एक्सचेंज में C का हल्का सा साउंड आ रहा है, C है एक्सचेंज की स्पेलिंग में। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ दे रखा है? 2C के अंदर। बॉन्ड D, 2D वाला बॉन्ड, BOND बॉन्ड, बॉन्ड के अंदर भी डी आता है, और 2D के अंदर बॉन्ड की डेफिनेशन दे रखी है। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के अंदर ई का ज्यादा मतलब ई रिपीट हुआ है, तो 2E के अंदर क्या दे रखा है? डिफेंडेंट दे रखा है। एफ से, जैसे डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो F के बाद आएगा, 2F के अंदर सॉरी आएगी ईजमेंट। तो 2G फॉरेन कंट्री। और उसके बाद 2I के अंदर दे रखा है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ में भी क्या है? आई पर ज्यादा फोकस आ रहा है, तो 2I के अंदर दे रखी है प्लेंटिफ की डेफिनेशन। 2J, J के अंदर दे रखा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। 2K के अंदर क्या है? प्रोमिसरी नोट। क्यों करूं मैं प्रॉमिस? इस तरीके से याद रख लेना, 2K के अंदर है प्रोमिसरी नोट। 2L के अंदर दे रखा है सूट, और 2M के अंदर टोट, और 2N के अंदर दे रखा है ट्रस्टी। तो ये एक मतलब सिंपल सी ट्रिक है जिसकी वजह से ये हमारे सारी डेफिनेशंस याद रह सकती हैं। सबकी अपनी अपनी होती है ये ट्रिक्स लर्न करने की, लेकिन अगर आप लोगों को ये इजी लगे तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इनको डिटेल के अंदर समझते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है वो है एप्लीकेंट, जो सेक्शन 2A के अंदर दे रखी है। एप्लीकेंट को समझने से पहले हमें एक चीज मतलब समझनी होगी, वो है पिटीशन के बारे में। पिटीशन क्या होती है? एक प्रपोजल होता है जो कोर्ट को दिया जाता है किसी भी पर्सन के थ्रू, क्या डिमांड के साथ कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाए, हमें जस्टिस दिया जाए। ठीक है, जो पर्सन उस प्रपोजल को कोर्ट को देता है वो पर्सन होता है पिटिशनर। तो अब यहाँ हमने क्यों बात की पिटिशनर की, ये देखते हैं। चलो, बेयर एक्ट जब हम खोलते हैं लिमिटेशन एक्ट का, और उसके अंदर हम देखते हैं सेक्शन 2A जो कि एप्लीकेंट की बात करता है। वो बोलता है कि एप्लीकेंट के अंदर इंक्लूड होती है 3 चीजें। सबसे पहली उन्होंने बता रखी है, एप्लीकेंट के अंदर इंक्लूड होता है पिटिशनर। तो इसलिए हमने पहले ये देखा कि पिटिशनर कौन होता है, पिटीशन क्या होती है। ठीक है, इस चीज को समझ आ गया होगा अभी कि जो बंदा कोर्ट के आगे प्रपोजल रख रहा है जस्टिस की डिमांड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पिटिशनर। और जो वो पिटीशन, जो जिस प्रपोजल के मतलब जो प्रपोजल रख रहा है वो होती है पिटीशन। ठीक है, अब जो सेकंड चीज इंक्लूड करता है वो है एनी पर्सन फ्रॉम होम और थ्रू whom an applicant derives the right to apply as an applicant. Example देखते हैं इसके हम। पहले देखते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या था।
इस लाइन का मतलब है कि कोई भी पर्सन जिसका राइट डिराइव हो रहा है एप्लीकेंट के थ्रू, एप्लीकेंट से, वो बंदे भी इंक्लूड होते हैं एप्लीकेंट के अंदर। एग्जाम्पल है इसका, कोई गार्जियन हो गई, ठीक है, माइनर की बिहाफ पर। अब माइनर तो खुद जाएगा नहीं एप्लीकेशन फाइल करने, तो कौन जाएंगे, उसके गार्जियंस जाएंगे। तो इस पॉइंट को ऐसे समझो कि वो वाले बंदे, वो गार्जियन, उनका भी तो राइट डिराइव हो रहा है ना एप्लीकेंट से, उस माइनर से, तो उसको भी क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आ गया कि एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब भाई एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, अदर रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन सी बारी वर्किंग टर्म्स आ गई, तो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटर वो बंदा होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी स्टेट आफ्टर हिज डेथ। एग्जीक्यूटर क्या होता है, वो बंदा होता है जिसको किसी बंदे ने अपॉइंट कर दिया एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि मेरी डेथ के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। और दूसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, वो वाला पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी स्टेट। एग्जीक्यूटर जिसको बंदा खुद पर्सन अपॉइंट करके जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और थर्ड आ गई अदर रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी अदर रिप्रेजेंटेटिव समझ आता है हमें। ठीक है, ये दो मेन टर्म्स थी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका डिफरेंस भी हमने अभी देख लिया। एग्जीक्यूटर पर्सन खुद अपॉइंट करता है और एडमिनिस्ट्रेटर को कोर्ट अपॉइंट करती है। तो इसके अंदर एप्लीकेंट के अंदर कितनी थी, देखो एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमने कितनी चीजें नहीं जान ली। पिटिशनर क्या होती है, पिटीशन क्या होता है, सॉरी पिटिशनर क्या होता है, पिटीशन क्या होती है, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है, एनी पर्सन हुज राइट ड्राइव्स फ्रॉम एप्लीकेंट, जो वर्ड लिखे हुए हैं इन्होंने, उनका मतलब है कि यहाँ गार्जियंस वगैरह। और अदर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आ गया एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है, सेक्शन 2B लिमिटेशन एक्ट डिफाइन करता है इस टर्म को। जनरल सेंस के अंदर अगर हम देखें, एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रपोजल टू द कोर्ट दैट डिस्क्लोजेस द विलिंगनेस ऑफ द एप्लीकेंट इन एनी रिगार्ड। प्रपोजल जैसे हमने पहले भी ऊपर भी बात की थी, जनरल सेंस के अंदर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन एक प्रपोजल होता है कोर्ट को, जो डिस्क्लोज करती है उसकी विलिंगनेस, कि वो क्या चाहता है कोर्ट से, वो क्या डिमांड क्या करना चाहता है, वो उसकी क्या विलिंगनेस, क्या इच्छा है उसको उसके प्रपोजल को यहाँ तक लेके आने की। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना बता रखा है इस सेक्शन के अंदर कि ये इंक्लूड करता है पिटीशन। वही बात है, पिटीशन हमने ऊपर ही पढ़ा था कि पिटीशन होती क्या है, तो पिटीशन को इंक्लूड करता है। सेक्शन 2 भी बोलता है कि एप्लीकेशन इंक्लूड करता है पिटीशन को, एप्लीकेशन इंक्लूड करती है पिटीशन को। अब थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन है अपनी बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इसका मतलब है कि एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं वो है, और इसका यूज होता है टू पे अ सम ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो मनी है वो पे कर देना किसी पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर डेट के ऊपर, ये होता है जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब। लेकिन जो सेक्शन 2C है वो क्या बोलता है कि इट इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक्स। तो अब हुंडी क्या होती है, हुंडी एक वर्बल और रिटन एग्रीमेंट होता है टू पे स्टेटेड सम्स, ठीक है। और जो चेक है
वो हम सबको ही पता है, हम सबने चेक बुक्स देखी हुई हैं। अ पीस ऑफ पेपर होता है जो प्रिंटेड होता है, बैंक के थ्रू दिया जाता है, जिसके ऊपर सिग्नेचर करके बंदा कोई अमाउंट पे करता है किसी थिंग्स के बदले में, ठीक है, वो होता है चेक। और अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है बॉन्ड। सेक्शन 2D of the Limitation Act defines bond. It refers to an instrument where a person obliges himself to pay a certain sum of money to another person on the condition that if a certain specified act is performed or is not performed, the obligation shall become void. ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है पर्सन ऑब्लाइज होता है टू पे मनी अपॉन कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशंस इम्पोज हो जाती हैं होती हैं उसके ऊपर बंदा ऑब्लाइज होता है मनी पे करने के लिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अपनी डिफेंडेंट। सेक्शन 2E लिमिटेशन एक्ट डिफाइन करता है डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है, टोर्ट के समय से पढ़ते आ रहे हैं हम, डिफेंडेंट प्लेंटिव है ना। डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो डिफेंड करता है खुद को सूट के अंदर। ये वो वाला बंदा होता है जो जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई जाती हैं, किसके थ्रू, प्लेंटिफ के थ्रू, और ये उन एलिगेशन को रॉन्ग प्रूफ करता है, अपना डिफेंस लेके आता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। Defendant is a person who defends the suit. It also includes any person from or through whom the defendant derives his liability to be sued. ठीक है, any person whose liability to be sued or whose estate represented by, it also include any person whose estate represented by the executor, administrator or other representative। other representative के अंदर इन्होंने बता रखा है, जरूरी नहीं है वो इंडिविजुअली हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसका जन एजेंट भी हो सकता है जिसने एग्रीमेंट कर रखा है किसी कंपनी वगैरह के साथ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमारी ईजमेंट। तो ईजमेंट सेक्शन 2F ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है, जिसका मतलब है कि कोई इसके इट रेफर्स टू द राइट टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन फॉर सेल्फ बेनिफिट in order to use on property more comfortably or easily. It is a default right that arises without forming a contract, or it's the right which does not arise from the contract. It includes the right to weigh. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों के आसपास घर है। ए के घर के बाहर एक कुआं था, बी भी उस कुएं में को यूज करता था अपने पर्पसेस के लिए, लेकिन ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उसके ऊपर। तो उनके बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, सिर्फ ए सॉरी बी क्या है कि यूज करता था वेल को। तो ये क्या हो गया, उसका ईजमेंट राइट हो गया कि वो यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए। इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टी टर्म हुई है, प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर, और एनीथिंग ग्रो कर रहा है जो अटैच है अर्थ के साथ, उसको भी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेवंथ जो हमारी डेफिनेशन है वो है फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2G ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जिसका मतलब है एनी कंट्री अदर देन इंडिया। अब नेक्स्ट है गुड फेथ। गुड फेथ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के अंदर। इट रेफर्स टू द एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड इंटेंशन। वो वाले एक्ट्स जो डन किए गए हैं ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, उसको बोलते हैं गुड फेथ, जो कि सेक्शन 52 आईपीसी का भी बात करता है इसके बारे में। नेक्स्ट है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, अगर हम जनरली देखें, वो पर्सन होता है जो ब्रिंग करता है सूट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I of the Limitation Act, a plaintiff is a person who brings a suit or has a right to sue. It also includes a person from
or through whom a plaintiff derives his right to sue, or any person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative. Plaintiff include करता है whose right derived to sue और whose estate derives as executor, administrator or other representative. Generally plaintiff वो person होता है जो सूट ब्रिंग करता है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है पीरियड ऑफ लिमिट। अभी है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन 2J के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब समझने से पहले एक चीज और यहाँ दे रखी है, वो है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब्ड कर दिया है किसी सूट के लिए, एप्लीकेशन और अपील के लिए लिमिटेशन एक्ट के स्केड्यूल्स के अंदर, उसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलेंगे। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या है? प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब है जो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस के अंदर या थ्रू कैलकुलेट होगा, कंप्यूटेड होगा, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जो कि है प्रोमिसरी नोट 2K के अंदर दे रखी है। इसका मतलब है कि जो मेकर खुद किसी इंस्ट्रूमेंट को मेक करते वक्त प्रॉमिस करता है कि वो सर्टेन जो स्पेसिफाइड सम है, सम ऑफ मनी है, वो किसी दूसरे बंदे को किसी लिमिटेड पीरियड टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न कर देगा, तो उसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। It means where the maker of the instrument promises to pay a certain specified sum of money to another person in a limited period of time as a promissory note, as per the section 2K of the Limitation Act 1963. अब बात कर लेते हैं सूट की, जो कि 2L लिमिटेशन एक्ट के अंदर दे रखी है। इसका मतलब है कि सूट इंक्लूड नहीं करता दो चीजें, एक तो अपील और एप्लीकेशन। इससे पहले कि जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी है उसके अंदर था कि ये चीज इंक्लूड करती है, ये भी इंक्लूड करती है, लेकिन 2L, 2M और 2N ये तीनों ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर बताया गया है कि क्या इन चीजों के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो सूट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा अपील और एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं टोट के ऊपर, जो कि 2M लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी गई है, जिसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही बढ़ते आए हैं। सिविल रॉन्ग होता है टोट का मतलब, और ये इंक्लूड नहीं करता ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। ये दो चीजें टोट के अंदर इंक्लूड नहीं होती, एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और तीसरी लास्ट जो डेफिनेशन है वो है ट्रस्टी। ट्रस्टी को 2N के अंदर डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट के और इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता एक तो बेनामीदार और एक मॉर्टगेजी जो अभी भी पोजेशन के अंदर है आफ्टर अ मॉर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड, और वो पर्सन जिसने रॉन्गफुल पोजेशन ले रखा है किसी प्रॉपर्टी का विदाउट अ टाइटल। ट्रस्टी तीन चीजें इंक्लूड नहीं करता, एक तो बेनामीदार, एक मॉर्टगेजी remaining in possession after a mortgage has been satisfied, और a person in a wrongful possession without a title। ये थी सेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी गई कुछ डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम मेन पार्ट जो शुरू हो रहा है लिमिटेशन एक्ट का वो पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।